गुड इवनिंग पीपल, वेलकम टू द क्लास ऑफ पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक कर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कभी ना कभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इनकाउंटर किया ही होगा। लफा कर्व, फिलिप्स कर्व, तो आते रहते हैं क्वेश्चन। होता क्या है कि इस वर्ड्स के बारे में तो सारे स्टूडेंट ने कभी ना कभी सुना होता है, ठीक है, लेकिन ठीक से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होता है। तो होता क्या है एग्जाम में कि वो क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने तो वर्ड सुना हुआ है, लेकिन वो शायद गलत करके आ जाएंगे और वो और भी खराब है क्वेश्चन छोड़ने के बजाय। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम टैकल करेंगे कि एक बार सारे रिलेवेंट जो आपको कर्व्स है उसको आज हम कर लेंगे। तो 5-6 कर्व्स है जो हमें जानना होता है और उसका फेयर आइडिया रखना होता है। उसके डिटेल में हम जाने से बचेंगे क्योंकि बहुत टेम्पटेशन होता है कि समझाने के लिए आप उसको और स्ट्रेच करते जाइए, लेकिन वो फिर होता क्या है कि हमारा पर्पस को डिफीट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे, ये मेंस में कभी नहीं आने वाला कि लफार कर्व को समझाइए, वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले लोग को आएगा, ठीक है। लेकिन प्रिलिमिनरी में आता है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो हम वो बेसिक आइडिया तक ही अपने सारे टॉपिक को कंटेन रखेंगे और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा क्लास का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं सीधे काम पे। पहला हमारा है लफार कर्व। अब आप इसके बारे में अगर सुने हैं तो आप क्या समझते हैं? लाइक आपने अगर बहुत बहुत ने तो सुना भी नहीं होगा, जिन्होंने सुना है कुछ बोलेंगे अच्छा टैक्स टैक्स कुछ, हाँ टैक्स, ऐसे करके फिर निकल जाएंगे। तो फिर इसका बेसिक डिटेल्स क्या है, तो इसका आपको 2-3 वर्ड आपको जानना है। पहला 2 वर्ड क्या है आपको? टैक्स रेट, दूसरा गवर्नमेंट रेवेन्यू। ये 2 वर्ड आपको क्लियर है तो आपको लगभग 50% लफाका ऑलरेडी आता है। अब देखिए, जो टैक्स रेट है ये कौन लगाती है? गवर्नमेंट लगाती है। टैक्स रेवेन्यू किसको आता है? गवर्नमेंट को आता है। ये दूसरा बात हमारा हो गया, ठीक है। अब तीसरा जो इसका कोर इन आपको एसेंस है, वो एसेंस क्या है आपको? एसेंस ये है कि आपको जो भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उससे उसको रेवेन्यू आता है। तो अगर जिस दिन गवर्नमेंट ये सोचने लगे कि हम जितना ज्यादा टैक्स लगाएंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो अच्छा पहले आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगर आएगा तो और भी आपको समझने में हेल्प होगी। गवर्नमेंट रेवेन्यू चाहती क्यों है? गवर्नमेंट क्या अपने पॉकेट में रख लेती है या जाके आरबीआई के खजाने में रख देती है? गवर्नमेंट को रेवेन्यू इसलिए चाहिए होता है कि गवर्नमेंट ऑब्लिगेटेड है इस कंट्री के लिए, किसी भी अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के लिए सर्विस देने को, ठीक है। कि आपको शिक्षा में, पानी में, आपको जो भी सर्विस, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रेलवे में आप जाते हैं, ये कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट कर रही है। डैम, रोड कैसे बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, ये कैसे बना हुआ है? ये गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स से आता है। अब गवर्नमेंट अगर ये सोचे कि चलो मैंने तो पिछले साल रोड बना दिया था, रेलवे बना दिया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वाला छूट गया था, तो उसके लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ये वैल्यू जो भी है, इसको नहीं चल रहा है क्या पेन? मान लीजिए ये जो भी एक वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू पे गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या मैंने एग्जांपल लिया, रोड बना दिया, रेलवे बना दिया और सब कुछ कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको क्या किया था? रोड बनाया था, रेलवे बनाया था और डैम बनाया था, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो आप भी समझते होंगे कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगाना है, तो मैं और टैक्स बढ़ाऊंगा। तो उसने यहां पे आपको और टैक्स बढ़ाया और इवेंचुअली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा क्या? हाँ बढ़ा, तो सही बात है, इतना ऊपर चला गया। तो अब क्या किया कि गवर्नमेंट ने यहां पे ये तीनों तो हुआ ही हुआ, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड कर दिया। फिर गवर्नमेंट को क्या लगा कि मैं क्या करता हूं ना कि मुझे अब और भी इंपॉर्टेंट है कि मैं लड़कियों के लिए एजुकेशन को ना यूनिवर्सल कर दे रहा हूं, और मैं आपको सैनिटेशन के लिए ना मैं हर गांव में सब कुछ 4-4 बाथरूम दूंगा। तो सब, जब 4 आदमी को 4 बाथरूम जाना है तो सब अलग अलग जगह बाथरूम में जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स बढ़ाया और वो इस पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो उनका अभी भी रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है। अब ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 4 बाथरूम वाला, अकॉर्डिंग ये सब मिला के वो भी पूरा हो गया। फिर गवर्नमेंट को लगा यार मैं जब टैक्स बढ़ा रहा हूं तब सारा काम हो जा रहा है, ये तो एकदम जीनी वाली बात हो गई। तो चलो थोड़ा सा और टैक्स बढ़ाते हैं और फिर जो आदमी को, जो हर आदमी को मैं हवाई जहाज दूंगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने और टैक्स बढ़ाया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां पे टैक्स हमारा ऐसे बढ़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 40% था, ठीक है। 40% टैक्स पे हम लोग को मिल रहा था 10 लाख करोड़, और इसमें गवर्नमेंट ने जो करना था कर लिया, ठीक है। अब जब टैक्स हमने 70% कर दिया या 60, जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए, और फिर देखते हैं गवर्नमेंट की रेवेन्यू, अरे यहां तो 10 लाख करोड़ था,
ये तो हमारा इनकम नीचे हो गया, मतलब इनकम मत बोलिए, रेवेन्यू ही बोलिए। ये हो गया लगभग 7 लाख करोड़। तो यहाँ सबको हवाई जहाज तो बोलना हटाइए, आपको जो हम बाथरूम दे रहे थे, आप बाथरूम में नल में पानी भी नहीं आ पाएगा। तो अब ये क्या हो गया? ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया। तो इसी को फिर समझाने आते हैं हमारे लफार, जो कर्व दिया है वो आते हैं। वो बोलते हैं गवर्नमेंट साहब रुकिए, मैं आपको समझाता हूं एक बात। वो ये समझाते हैं कि टैक्स जो आप रेट बढ़ा रहे हैं वो एक लिमिट तक आप जब तक बढ़ाइएगा तो लोग टैक्स देंगे, लेकिन उसके बाद बढ़ाइएगा ना तो लोग अपना टैक्स छुपाने लगेंगे, बहुत लोग देना ही बंद कर देंगे, बहुत लोग अनफेयर मींस खोज लेंगे अपना पैसा को इधर से उधर पहुंचाने का। तो इवेंचुअली जो रेवेन्यू आपके पास आ रहा था वो आ नहीं पाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं गवर्नमेंट साहब, आप सुनिए, एक लिमिट तक बताइए, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे और एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि इस रेट तक जनरली देखा गया है कि लोग हमेशा टैक्स देते हैं, इसके ऊपर मत जाइए, यहां पे आपका रेवेन्यू हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये आपका बेस्ट पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रहेगा। तो वो हर कंट्री के लिए अलग हो सकता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, और यही आपको लफार कर्व कहता है, दैट इज relationship between the tax rate and the revenue generated by the government through that tax percentage। और उसके बाद बोलता है कि after certain point of time, after certain point of tax rate, the revenue that the government collects starts declining and उसके बाद गवर्नमेंट को घाटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज में लिखा हुआ होगा, आप पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है तो मैं फिर से मैं रिपीट क्या करूं। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि टैक्स अगर हम लोग हर साल 30% ही रखे रहेंगे तो खर्चा तो बढ़ते जा रहा है, तो खर्चा यहाँ लिख दे रहा हूं, तो फिर अ, अ, 3 साल बाद हम कैसे मेंटेन कर पाएंगे जो हम आज डैम बना पा रहे हैं जिस पैसे में, 3 साल बाद हम 30% पे कैसे कर पाएंगे? आप तो टैक्स बढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे एक मिस आउट क्या कर रहे हैं पार्ट, कि ये 30% किसका होता है। ठीक है, मान लीजिए, मैं घुस नहीं रहा हूं, एक बहुत ब्रॉडली एक टर्म वर्ड यूज कर रहा हूं, जीडीपी का मान लीजिए। ठीक है, इस पे मत घुसिएगा कि सर आपने जीडीपी कैसे बोल दिया, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब अब जीडीपी का 30% अगर ले रहे हैं, ये मान लीजिए 2022 में आपको 50 लाख करोड़ था। ठीक है, तो 2026 में ये उतना ही रहेगा क्या? नहीं, ये बढ़ जाएगा। ये आपको कितना 50 लिया था ना, ये 80 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, तो इसका 30% जब हम निकालेंगे और इसका 30% निकालेंगे तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है वो तो अलग हो गया ना। इवेंचुअली गवर्नमेंट का पैसा बढ़ गया, ठीक है, जबकि टैक्स रेट उतना ही है। ये एग्जांपल मैं यहाँ पे, ये लफार कर्व का पार्ट नहीं था, ये मैंने आपको एग्जांपल बस इसलिए समझाया कि इवन एट द सेम टैक्स रेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम घटता नहीं है एब्सोल्यूट अमाउंट में, क्योंकि जिस परसेंटेज का वो टैक्स ले रही है, वो जो बड़ा अमाउंट है वो बढ़ते जा रहा है हर साल पे। तो इसीलिए आप इस लालच में ना फंसे कि हमको टैक्स रेट को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा था लफार कर्व। आपको जनरली प्रिलिमिनरी में इससे ज्यादा नहीं आएगा कि लफार कर्व किस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, और उससे ऊपर नहीं आएगा। बहुत से बहुत शायद कोई कॉन्सेप्चुअल लाइन दे दे कि गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको वही जीडीपी वाला बात समझाया कि अगर एक ही परसेंटेज रहता है तो फिर गवर्नमेंट को घाटा नहीं हो जाएगा। तो फिर आप वहां पे बोलिएगा सर क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो 30% लेती है वो जिस बेस का ले रही है वो तो बढ़ते जा रहा है ना हर साल, तो फिर तो गवर्नमेंट के पास जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, तो वो मैनेज हो जाता है, तो रेट परसेंटेज बढ़ाने का उतना भी जरूरत नहीं है। अब देखिए लिमिटेशन क्या है, कि आपको क्या लगता है एकदम ये एब्सोल्यूट है, ये थ्योरी आपको एकदम फ्लॉलेस है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको बोलता है कि ये एक एक वर्ड, मैंने एक वीडियो भी किया था आपको, उसमें मैंने बताया था टफ वर्ड, आपको तो वीडियो का नाम होगा कि एक वर्ड होता है सेटेरिस पैरिबस, कि अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम, तब हम ऐसा ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भले है एक वर्ड, लेकिन ये बहुत बड़ा कंडीशन होता है। ठीक है, अब वो कंडीशन जो लिमिटेड कंडीशन होता है उसमें भले ये फिलॉसफी काम कर जाए, लेकिन शायद अलग जगह काम ना करे। मे बी आपको गवर्नमेंट बोले, कोई गवर्नमेंट बोले कि हम टैक्स बढ़ा रहे हैं फॉर 6 महीने के लिए। ठीक है, और उसमें लोग हाइड ना करे, इवेट ना करे, लोग को लगे हाँ अभी शायद पैंडेमिक आया हुआ है, तो पैंडेमिक में गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रही है तो शायद हमको देना चाहिए। तो यहाँ तो लफार का फेल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं सर अभी भी टैक्स रेट वो मैक्सिमम रेट से अभी भी कम है, इसीलिए लोग दे रहे हैं, अगर मैक्सिमम रेट से ज्यादा होता
तो नहीं देते। तो आपका बात लॉजिकली सही है, लेकिन आप ये भी सोच के देखिए कि जनरली जब भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी तो वो नॉर्मल टाइम में अपने अंडर पोटेंशियल पे तो नहीं लेंगे ना, उसके हिसाब से जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो हमेशा, मतलब कि लफार कर्व के हिसाब से गवर्नमेंट हमेशा ये परसेंटेज को टैप कर रही होगी, ठीक है। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आता है, जैसे वही पैंडेमिक का मैंने एग्जांपल लिया, तो भले यहां पे 2-3% बढ़ा भी रहा तो लोग शायद ना छुपाए, तो लफार कर्व तो यहां फेल कर जा रहा है, क्योंकि आपने तो बोला था उस इस पॉइंट से आप जरा सा भी बढ़ाइएगा तो लोग नहीं छुपाएंगे, तो छुपाने लगेंगे। तो यहां पे मैंने आपको बताया ये कि हर कंडीशन में ये चीज आपका जस्टिफाई नहीं होगा, ये कुछ कुछ कंडीशन में आपको वेरी कर जाता है, ठीक है। फिर सच एज चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखिए ये वाला क्या बोल रहा है कि टैक्स इवेजन जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा, आप जैसे मान लीजिए आपको क्या लगता है कि टैक्स परसेंटेज यहां पे है, ठीक है, ये वाला मतलब कि ये वाला टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि इससे तो कम ही है, तब क्या लोग नहीं छुपाएंगे? तो लफार जी आप तो बोल रहे थे कि इस परसेंटेज से कम रखिएगा अपने टैक्स रेट को तो लोग तो टैक्स देंगे, लेकिन लोग तो अभी भी छुपा रहे हैं, तो फिर आपके बोलने का बात क्या हुआ? तो ये सब एक्सेप्शंस हैं जो कि होते हैं, आपको वो आपको होना ही होता है, रियलिटी में ऑन द ग्राउंड ये सब प्ले आउट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला टॉपिक, लफार कर्व, इसके लिमिटेशन भी हमने डिस्कस कर ली। अब आता है जे कर्व। ये बहुत लोग सुने होते हैं, बहुत लोग नहीं भी सुने होते हैं, लेकिन सीधे काम करते हैं। देखिए ऐसे तो इसका बहुत जगह वो यूज होता है, लेकिन हमारे टॉपिक के हिसाब से और इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट ऑफ जो प्रिलिमिनरी का जो होता है उसके हिसाब से इसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करेंगे, ठीक है। आप मेडिकल में जाइएगा, हो सके और भी साइकोलॉजी में जाइएगा, वहां पे भी आपको ये सब वर्ड मिल जाएगा जे का, तो सब सेम नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग इसको यूज करेंगे। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, आप जब हम लोग बाहर से कुछ खरीदते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं, जब कुछ बाहर को बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हम जब बाहर से खरीद रहे हैं तो उसको हम लोग का एक्सचेंज वैल्यू होता है, लाइक हम बाहर वाले को कुछ डॉलर दे रहे हैं और वो अंदर वाला जो भी मतलब बाहर से सामान आया तो उसको हमने पैसा दिया ना उसका करेंसी, और ठीक वैसे ही अपने करेंसी में उल्टा हो जाएगा। तो अब मान लिए फॉर सम रीजन क्या हुआ कि जो आपको $1 का दाम चल रहा था 83 रुपया, वो हो गया $1 आपको 90 रुपये, ठीक है। तो अब आईफोन जब आप मंगवाइएगा अमेरिका से तो पहले आपका आईफोन आता था $1000 का, ठीक है, जो कि होता कितना 83 इंटू 1000, ठीक है। अब हो गया है अभी भी इसका दाम तो वही $1000 है, लेकिन अब इसका दाम कितना हो गया 90 इंटू 1000, मतलब कि ये महंगा हो गया। मतलब कि जब अपना करेंसी डिप्रिशिएट करता है, ये क्या हुआ यहां पे, अपना करेंसी दैट इज यहां रुपीज, ये डॉलर, जब डिप्रिशिएट करता है, डिप्रिशिएट मतलब अपने करेंसी का वैल्यू घटता है। आपको लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, 83 से 90 हो गया और आप बोल रहे कि वैल्यू घट रहा है, तो बढ़ गया, 90 बढ़ा है 83 से, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है कि पहले $1 में आपको 83 रुपया मिल रहा था, मतलब कि पहले 83 रुपया $1 को खरीद पा रहा था, ठीक है। अब 90 रुपया देना पड़ेगा मुझे $1 को खरीदने के लिए, समझ रहे, ये लाइन तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ द मनी, करेंसी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेप्रिशिएट, पहला कंडीशन हमने स्टैब्लिश कर दिया। अब जब डेप्रिसिएशन होगा, आपको आईफोन वाला जो मैंने एग्जांपल दिया वो तो महंगा हो गया है, ठीक है। मतलब जैसे आपको डेप्रिसिएशन हो रहा फॉर वॉट एवर रीजन, हमारा जितना भी इंपोर्ट हो रहा था वो महंगा हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, जो अच्छा, ये आई होप कि आपको ये पता होगा करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये बस अभी समझ लीजिए कि ट्रेड जो होता है उसमें आपको जब गुड्स ट्रेड करते हैं, जैसे आईफोन एक गुड्स हो गया, तो उसको हम लोग उसका जो लेन देन है वो करंट अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। और डेफिसिट का वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि घाटा, मतलब घाटे का मतलब क्या हो गया कि पहले हम लोग डेफिसिट का मतलब पहले हम लोग मान लीजिए 100 रुपया ले रहे थे, ठीक है, और 100 रुपया दे रहे थे, ठीक है, तो हमारा डेफिसिट नहीं था, वो 0-0 बैलेंस था। लेकिन अब ये डिप्रिशिएशन होने के कारण क्या हो गया, अब हमको देना पड़ रहा है 120 रुपया, और हम ला रहे हैं वहां से कमा के 100 रुपया, तो हम लोग ज्यादा दे रहे हैं बाहर के लोग को, तो हम लोग को 20 रुपए का घाटा हो रहा है, इसी को डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है।
तो ये सब टर्म देखिए मुझे समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप जे कर्व पे आ गए तो आपको ऑलरेडी ये सब पता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये शायद नहीं आइडिया हो, ठीक है, इन रिगार्डलेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सिंस हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया, तो जो हमारा लेखा जोखा था करेंट अकाउंट के अंदर, मतलब कि हम लोग ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ठीक है, और कम पैसा कमा रहे हैं, तो ये कर्व ना हमारा डेफिसिट में हमारे इस चीज को ले जाने लगता है। इसीलिए देखिए ये आपको, ये नीचे डेफिसिट है ऊपर सरप्लस है, तो ये ग्राफ हमारा नीचे जाने लगा। अब एक पॉइंट आएगा जब हमारा डेफिसिट मैक्सिमम हो जाएगा, कि अब हम कमा ही नहीं पा रहे, एकदम होता नहीं, इंपोर्ट में पैसा दिए जा रहे ज्यादा, और एक्सपोर्ट में उतना कमाई हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या जादू हो गया, इसके बाद जादू क्या होता है कि अब ये बात समझिए कि जैसे आपको हमारा करेंसी सस्ता होता है, वैसे ही हमारा एक्सपोर्ट का जो होता है उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, और जैसे एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, वैसे ही हमारा अदर मार्केट में, अमेरिका में क्या होगा कि अब सिल्क वाला साड़ी का ना डिमांड ज्यादा हो जाएगा। आप बोलिएगा क्यों कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया? आप इस बात को समझिए कि पहले वहां पे जो हमारी चाची रहती थी, वो चाची आपको $1 में एक साड़ी खरीद पाती थी, क्योंकि वो 83 रुपए का मिलता था। अब आपको क्या करेंगे, वो अब उनका $1 आपको 90 रुपया हो गया, तो अब क्या बोलेंगे कि मैं तो 2 साड़ी खरीदूंगी, क्योंकि अब तो मुझे फायदा हो गया। तो इस कारण से हमारा साड़ी तो बिकना ज्यादा शुरू हो जाएगा ना, मतलब कि हमारा हर घर का जो सामान है, मतलब इंडिया का जो सामान है, वो बाहर ज्यादा बिकने लगेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो करेंसी वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई अब हम ज्यादा पैसा इंडिया का रुपये को कमा पा रहे हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा वहां का सामान खरीदेंगे। और जब मैं ये बोलता हूँ ज्यादा रुपये कमा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि पहले हम $1 में 10 रुपया कमाते थे, ठीक है, मतलब 10 रुपया आपको, अब $1 आपको 100 रुपया दे रहा है, तो ये हुआ ना, $1 आपको ज्यादा कमा रहा है रुपीज में। तो बनारसी साड़ी का दाम आज भी 10 रुपया, तो पहले $1 में चाची एक साड़ी खरीदती थी, अब एक ही $1 में चाची 10 साड़ी खरीद पाएगी, ठीक है। तो अब अगर 10 साड़ी चाची खरीद पा रही है, तो अब क्या होगा कि यहां से ना हमारा साड़ी का बिजनेस भयानक बढ़ने लगेगा। जो पहले लोग बस 1 और 2 साड़ी खरीद पाता था, अब 5000 साड़ी खरीदने लगेगा। और जब साड़ी में बोलता हूं तो देश के लगभग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अचानक से क्या होता है कि इंपोर्ट अभी भी हो रहा है, और होता क्या, कुछ दिन के बाद जैसे मान लीजिए आप आईफोन खरीदे, फिर आपको लगने लगा कि नहीं यार ये तो महंगा पड़ रहा है, तो एक साइड क्या हो रहा है कि आपका इंपोर्ट ग्रेजुअली घटना शुरू हो जाएगा, कि लोग को लगेगा कि अरे हमको लगा था 2 महीने बाद सस्ता हो जाएगा, लेकिन सस्ता हो नहीं रहा है, तो इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, हम बाद में खरीद लेंगे। और साथ में लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां से ये वाला चेंज आता है, और ये ग्राफ ऐसा स्ट्रक्चर लेने लगता है कि ये ऊपर नहीं लगा। अब यहां पे क्या हुआ कि इस पॉइंट पे जो ट्रेड बैलेंस है हमारा एकदम जीरो हो गया, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में ना डेफिसिट है और ना आपको सरप्लस है, मतलब कि हम जितना पैसे का इंपोर्ट कर रहे हैं उतने ही पैसे का अब एक्सपोर्ट भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब साड़ी इतना तड़ातड़ बिकने लगा कि यहां के बाद से ना कि फायदा होने लगा हम लोग को इस पॉइंट के ऊपर से, दैट इज कैपिटल, हम लोग कैपिटल बोल रहा हूं, करेंट अकाउंट सरप्लस में हम लोग आ गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि हमें फायदा होने लगा इतना ज्यादा कि वो इंपोर्ट का जो घाटा चल रहा था उसको कवर अप तो कर ही लिया, उसके बियॉन्ड भी हमें और फायदा देने लगा, ठीक है। तो इसी कर्व को क्यू जे कहते हैं, जिसका देखिए शेप जे ऐसे ही लिखिएगा ना आप लोग, जे ऐसे लिखते हैं ऐसे हैं, लेकिन इसको टेढ़ा कर दीजिए, यही जे होता है, ठीक है, इसीलिए इसको जे कहते हैं, ठीक है। अब यही आपको मैंने वहां लिखा होगा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म, अच्छा, ये वर्ड अभी याद रखिएगा, इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस है क्या। व्हेन अ कंट्री और करेंसी loses value it can initially lead to a टेम्पररी वर्सनिंग, मतलब ये जो पार्ट था हमारा, ये टेम्पररी वर्सनिंग हुआ। क्यों? क्योंकि अचानक से इंपोर्ट का, अब जैसे मान लीजिए, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते थे कि सर क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रोक देते उसी समय महंगा हो गया तो। लेकिन अब जैसे मान लीजिए तेल है, अब हमको तेल तो चाहिए ही कोई हाल पे। अब थोड़ा सा साफ कर दो क्या, मान लीजिए हम $1 में आपको पहले $1 का दाम था हमारा 10 रुपया, ठीक है, और एक बैरल तेल का दाम आपको मान लीजिए $1 है। अब मान लीजिए, हाँ, एक बैरल तेल का दाम आपको $1 है, ठीक है, और $1 इज इक्वल टू 10 रुपया है, मतलब 10 रुपया देके हम लोग $1 खरीद पाते हैं। अब डेप्रिसिएशन के कारण क्या हुआ, आपको $1 खरीदने के लिए हमको 100 रुपया देना पड़ रहा है,
ठीक है। मतलब कि अगर हमको 1 बैरल तेल चाहिए तो हमको 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, क्या कि इसका दाम अभी भी $1 है, ठीक है। तो अब तेल एक ऐसा चीज है जो कि हमको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकता। और वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनइलास्टिक गुड, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, उस पर आप जरूर जाके देखिएगा। कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिमांड और सप्लाई आपको जरूर पढ़ना चाहिए, कि वो पढ़ा रहिएगा तो आपका फाउंडेशन बना रहता है। उसके क्वेश्चन शायद उस पर रिलेटिवली कम आए, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स का हमेशा फाउंडेशन बन जाएगा एनीवे, ठीक है। अब आपको जब ये वाला चीज कंडीशन होता है तो हमें तेल लेना ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इंपोर्ट छोड़ देते तो ये शायद, हाँ अभी महंगा हुआ है यहाँ पे छोड़ दो और हमारा बैलेंस हमेशा बना रहेगा, लेकिन सिंस हम तेल बार बार ले ही रहे तो हमारा घाटा होना शुरू हो गया। और घाटा होना शुरू हो गया तो फिर कुछ दिन के बाद आपको वो जो साड़ी वाला मैंने एग्जाम्पल समझाया, तो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव होने लगा। और फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिव होने लगा तो ये पिकअप करने लगा, तो जो तेल के थ्रू घाटा हो रहा था उसको कवर अप करके हमारा साड़ी इवेंचुअली फायदा पहुंचाने लगा, ठीक है। तो यही वाला चीज बात कह रहा है हमारा कौन सी, ये कर्व थे, ये जे कर्व थे। अब शॉर्ट टर्म का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा, जो मैंने आपको बताया वहां पर शॉर्ट टर्म का। अब देखिए, जब ट्रेड होता है तो आपको क्या लगता है कि बस पैसे पे ही डिपेंड करता है हर चीज। अब जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है जो ये पॉलिसी लाती है कि हम सिर्फ इसी कंट्री से ट्रेड करें, ठीक है। तो वो आपको ये आपके चीज, जैसे मान लीजिए अमेरिका बोलती है कि हम इंडिया से ही हर सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि हमारा भले वो सामान पहले जो नहीं बिक रहा था वो अब बिकना ज्यादा शुरू हो जाएगा। मतलब कि एक गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट इज अमेरिकन गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हमारा ट्रेड पिकअप कर गया, ना कि ये सस्ता हुआ था या डिफरेंट और अदर कॉजेस के कारण ये हमारा एक्सपोर्ट पिक किया, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण। तो जब अगर एक्सपोर्ट पिक करेगा तो जो हमारा इंपोर्ट से घाटा हो रहा था वो अचानक से कंपनसेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? ये हमारा एक गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हो गया, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म एक वर्ड है यहाँ पे कि आपको जो ये एक्सचेंज वो डिफरेंशिएशन हुआ था, वो हो सके बस 2 दिन के लिए रहे। वो 2 दिन के लिए अचानक से स्लम्प आया और फिर शायद पिकअप कर जाए, तो फिर जे कर्व बन ही नहीं पाएगा। जरूरी नहीं है कि वो आपको वैसा कर्व बने। तो लॉन्ग टर्म में आपको, जैसे मान लीजिए जैसे डिप्रिशिएट किया इंडिया का करेंसी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में आपको आरबीआई ने एक पॉलिसी लिया जिससे कि आपको डिप्रिशिएशन को संभालना शुरू कर दिया। और डिप्रिशिएशन को संभालना शुरू कर दिया तो फिर इवेंचुअली जो ट्रेड पे अकॉर्डिंग टू जे कर्व का फर्क पड़ना था वो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन के हिसाब से तो जे कर्व बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या? नहीं बना। तो वैसे ही ये एक दो एक्सेप्शन है, वैसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो वो आपका जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये हमारा इकोनॉमिक्स वो नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। आपको यहाँ पे 2 बात जानना था पहले कि जे कर्व क्या होता है, दूसरा ये इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग अप्लाई करते हैं, तीसरा शुरू में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चौथा आपको कि ये क्या हमेशा जरूरी होता है, ऐसा ही हमेशा कर्व बने? नहीं। तो उसके लिए जो यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन दे रहा था वो आप समझते हैं, ठीक है। और वही चीज लिखा हुआ था यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा 2 कर्व खत्म हो गया। अच्छा, मैंने खाली पेज यहाँ पे छोड़ा था समझाने के लिए, लेकिन मुझे वहीं पे छोड़ना चाहिए। अब ये आता है हमारा तीसरा कर्व, फिलिप्स कर्व। अब ये क्या होता है? अब फिलिप्स कर्व, ये आपको रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तो ये याद रखिएगा, बहुत लोग इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि इन्फ्लेशन तो लिख दिया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिख देते हैं, और आप देखिएगा कि पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज कर जाता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें बोलता क्या है कि अगर इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो कम रहेगा, उल्टा रिलेशन है। अब देखिए आपको ये फिगर, अच्छा ये फिगर के लिए जगह तो है ही। हाँ, देखिए मान लीजिए आपको अगर इन्फ्लेशन हाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आ, जो प्राइस है आपको, वो आपको बहुत ज्यादा मतलब गुड्स का बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको यहां पे मान लीजिए ये हमारा इन्फ्लेशन हाई है, ठीक है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे आ रहा है वो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। इन्फ्लेशन कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ रहा है। और यही ये कर्व बोलता है कि ये दोनों में जो रिलेशन है वो उल्टा है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि
सर ऐसा होता क्यों होगा? तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, मतलब कि बहुत लोग हैं काम करने के लिए, ठीक है? तो प्रोड्यूसर क्या बोलेगा कि भाई तेरे को काम करना है काम कर, नहीं काम करना है तो हम रामू को ले लेंगे और चिंपू को ले लेंगे, तुमको नहीं करना तो मत करो। तो इससे क्या होगा कि मतलब कि यहाँ पे रामू भी काम करने को तैयार था, चिंपू भी काम करने को तैयार था, पंकज भी काम करने को तैयार था, ठीक है? तो अब प्रोड्यूसर बोलेगा कि तुम 200 रुपया पे काम करोगे तो करो, नहीं तो हम चिंपू को 150 पे भी काम करवा लेंगे, ठीक है? तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि जो लेबर का जो बार्गेनिंग पावर है वो आपको रिलेटिवली कम है, ठीक है? तो ये कब हुआ? जब वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन कम है। अब आपको मान लीजिए हमारा हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम, मतलब कि यहां पे आ गए, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है मतलब क्या हुआ कि सब लोग काम कर रहे हैं, मतलब मार्केट में लेबर जो अवेलेबल है वो बहुत एक दो बचा हुआ है। तो वो एक दो लेबर के पास कोई प्रोड्यूसर गया, बोला कि यार मेरा ये वाला काम करना है, एज अ फैक्टर प्रोडक्शन काम कर दो क्या? बोलेगा देखो सर, काम तो हम कर देंगे लेकिन आप देते थे 200 रुपया, हम लेंगे 5 लाख रुपया। अब आपको मंजूर है तो करिए, नहीं तो छोड़िए। ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कि बहुत कम है, मतलब कि सब लोग एम्प्लॉयड है, मतलब कि खाली बहुत कम बचे हुए। अब जो भी बचे हुए उनके पास बार्गेनिंग पावर जो है ना वो बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है? कि हम जो पैसा मांगेंगे आपको देना पड़ेगा, करवाना है करवाइए, नहीं करवाना मत करवाइए। अब वैसा होगा अगर, तो क्या होगा? अगर प्रोड्यूसर इसको हाई वेज देगा क्योंकि इसके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको पता है कि अदर लेबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा कि अगर मान लीजिए वेज ये बहुत ज्यादा मांगता है, तो इवेंचुअली प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोड्यूसर बोलेंगे कि देखो भाई तुमको वेज दिए हैं तो हम जो गुड्स बनाएंगे उस गुड्स का दाम बहुत ज्यादा कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम ज्यादा वेज दे रहे हैं तो ज्यादा गुड्स का दाम तो हम निकालेंगे ना भाई, हम कोई चैरिटी करने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। तो दाम का तो गुड्स का दाम बढ़ गया, तो इसी को तो कहते हैं इन्फ्लेशन, कि गुड्स का दाम बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये वेज हाई क्यों हुआ? ये वेज हाई इसलिए हुआ क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम था, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, मतलब कि फकायत लोग, खाली लोग बहुत कम थे। तो जो भी बचे हुए थे उन उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा था। वो नाक चढ़ा के बोल सकते थे कि हमको जितना पैसा मांग रहे हैं उतना पैसा चाहिए, काम करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मत करवाइए। आइडिया आपको लग गया होगा, इसीलिए मैंने आपको खाली वाला पन्ना छोड़ा था, मुझे पता था यहाँ पे समझाने में थोड़ा लगेगा, ठीक है? तो ये आपको कोई किसी साल का एज एग्जाम्पल लेके किया गया है। बस देखिए ये वर्ड पे याद दीजिएगा, नहीं तो अगर ये वर्ड पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो सारा एक्सप्लेनेशन उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया जो इट सजेस्ट दैट व्हेन वी एम्प्लॉयमेंट इज लो, वही वाली बात है जो मैं आपको बता दिया। अब लिमिटेशन फ्लिप्स का क्या है कि फ्लिप्स का अज्यूम्स अ स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए हर चीज इकोनॉमिक्स में ना वही एक वर्ड है ceteris paribus, ठीक है? कि गिवन अदर थिंग रिमेनिंग सेम, आपको ये सेम रहेगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है वो बोले कि अचानक से फॉर सम रीजन कोई चीज सस्ता हो गया। जैसे याद है आपको कोरोना में आपने सुना होगा कि ऑयल का दाम अरे एकदम जीरो तक पहुंच गया, ये इस टाइप से कुछ कुछ आपने सुना होगा, ठीक है? तो उसमें वैसे ही मान ऑयल का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब आपको मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको वो कम है, ठीक है? तो कम के हिसाब से आपको क्या होना चाहिए? पैसा, मतलब कि इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अचानक से इस सिचुएशन इसमें क्या हुआ कि ऑयल आपको सस्ता हो गया, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया, ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया। अब इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो भी गुड्स बना रहा है उसमें आपको 3-4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल, लेबर का वेज, ठीक है? अब और कुछ 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 ले लीजिए। तो लेबर जो अपना नाक चढ़ाए हुए थे बिकॉज मार्केट में बहुत कम लेबर थे, उनको हाई वेज भी दे दिया एंड रॉ मटेरियल का दाम कम हो गया क्योंकि ऑयल का दाम कम हो गया, इसीलिए गुड्स का दाम बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ा। तो गुड्स का दाम तो वहीं रह गया, जबकि लेबर का वेज तो आपको
वो ज्यादा कर दिया था। क्यों ज्यादा किया था? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, मतलब उनके पास बार्गेनिंग स्किल ज्यादा था तब भी। तो यहाँ पे तो आपको फिलिप्स जी फेल हो गए। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहा कि इवेंचुअली जो आपको कर्व है ये एक पर्टिकुलर डोमेन पे ही काम करती है। कहीं जहां सिचुएशन थोड़ा अलग होने लगता है, यहाँ पे सिचुएशन अलग क्या हुआ? सप्लाई शॉक, कि अचानक से सप्लाई का दाम बहुत ज्यादा गिर गया। वैसे ही आपको बढ़ जाएगा तो दूसरे तरीके से रिएक्ट करेगा। एक आपको कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अब मुझे नहीं पता कि आप ये थोड़ा सा भी इस चीज का आपको आइडिया है कि नहीं है। देखिए, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आप ऐसे टर्म को बोल सकते हैं कि जब आदमी प्रोड्यूसर या आपको लेबर ये एक्सपेक्ट करे कि फ्यूचर में आपको हर चीज का दाम बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में दाम अगर बढ़ने वाला रहेगा तो जो लेबर रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि सरकार देखिए, हमको पता है 6 महीने बाद चीज का दाम बढ़ने वाला है, तो अभी आप मेरा सैलरी बढ़ाइए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा? जो प्रोड्यूसर होगा वो बोलेगा ठीक है, हम तुम्हारा वेज बढ़ा दे रहे हैं, वेज बढ़ा दिए। लेकिन अब वेज बढ़ा दिए तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो उसका दाम में उसको ट्रांसफर करना चाहिए, कि इवेंचुअली आपको क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आपको फिगर के साथ ही समझ में आएगा। देखिए, हाँ, इवेंचुअली मान लीजिए इस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में उस वेज वर्कर ने बोला कि सरकार हमको पता है कि फ्यूचर में आपको अनएम्प्लॉयमेंट आने वाला, इन्फ्लेशन आने वाला है। इसको इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कि हमको उम्मीद है कि चीजों का दाम बढ़ने वाला है। वो क्यों बढ़ने वाला है उस पर हम आपको लास्ट में समझा देंगे, वो क्यों ऐसा सोच रहा है, ठीक है। लेकिन अब सोच रहा है, ठीक है। तो अब ना हम इधर घस के हैं ना हम इधर घस के हैं। जैसा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन था वैसे ही है। बस उसके एक दिमाग में सोच आया, और जो यहाँ पे जूता बनाने वाला था बोला कि ठीक है, तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम हमको काम छोड़ देने का वो धमकी दे रहे हो, इसीलिए हम तुमको थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दे रहे हैं। अब सैलरी बढ़ाएगा तो वो अपना प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ाएगा। तो जो इसी एम्प्लॉयमेंट पे आपको जो दाम था प्रोडक्ट का ये वाला, अचानक से दाम अब ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये तो कर्व का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को ये होना चाहिए था, ये तो दूसरा हो गया। मतलब कि उसी अनएम्प्लॉयमेंट पे चीजों का दाम बढ़ गया, रादर दैन डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको इन्फ्लेशन इंटरैक्ट कर रहा हो उससे। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल नहीं भी आपको उतना समझ में आता है तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझ में आता है तो आपको जनरली कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहता है कि एक सप्लाई शॉक का आपको एग्जांपल दिया। दूसरा आपको एग्जांपल दिया कि जब इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट, अब आप पूछेगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहा है, वो पागल है क्या? अब हुआ क्या कि इस साल गर्मी में पानी बरसा नहीं, ठीक है। उसको पता है कि एल नीनो आने वाला है, ठीक है, पूरा सुखाड़ हो गया। तो उसको ये तो पता है ना कि हाँ, ये अगस्त से लेकर अक्टूबर में धान होता है, धान ठीक से हो नहीं पाएगा या और जो भी चीजें वो हो नहीं पाएगा, तो दिसंबर में जो दिवाली या छठ आता है पूजा, उसमें तो चीज बड़ा महंगा हो जाएगा। तो ये बड़ा महंगा हो जाएगा क्या? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब वो बोलेगा सरकार अगर हम 3-4 महीना ठीक से सैलरी नहीं कमा पाए तो हम दिसंबर का जो खर्चा आने वाला हम नहीं संभाल पाएंगे, तो आप आज से मेरा लेवल 500 रुपया बढ़ा दीजिए। उस जो जूता मैन्युफैक्चरर वाला प्रोड्यूसर था बोलता ठीक है चंदू, हम तुम्हारा बढ़ा दिए। अब बढ़ा तो दिया लेकिन जूता का दाम भी बढ़ाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वही का वही रहा ना घटा ना बढ़ा, लेकिन चीजों का दाम बढ़ गया। और जो कि फिलिप्स उसके बारे में बात करते नहीं, वो बोलते हैं कि अगर दाम बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट या बढ़ रहा है, मतलब इवेंचुअली एक ही चीज बोलते हैं, हम दोनों बोल रहे हैं। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता, ठीक है। तो ये हमारा था फिलिप्स कर्व, और आपको एक्सेप्शन दे दिया मैंने। तो अब जो बाकी का कर्व होता है उसको वीडियो 2 में करेंगे, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आदमी को लगता है कि यार इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। और जनरली मुझे लगता है कि एक लिमिट तक कहीं वीडियो 20-25 मिनट से ज्यादा बड़ा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ डाउट है तो जरूर लिखिए, मैं उसको लेके एक और क्लास बना दूंगा। क्योंकि एक बार आपका ये सारा कर्व वाला चीज अगर क्लियर हो गया तो फिर जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये हर प्रिलिमिनरी में आएगा कोई ना कोई एक कर्व, और वो आपका मार्क्स पक्का पक्का रहेगा, ठीक है। तो चलिए तब।